नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं लोअर बैक पेन जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसके कॉमन रीजंस क्या हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और कौन से ऐसे छोटे छोटे करेक्शंस हैं जिनको करके आप इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। लोअर बैक पेन आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाली वजहों में से एक है और स्पाइन का सबसे लोवेस्ट पोर्शन जो है, जहाँ पे हम कमर पे अपनी बेल्ट बांधते हैं, उस जगह पे दर्द आना या वहाँ से दर्द का नीचे हिप्स में और लेग्स में रेडिएट होना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कमर दर्द के पेशेंट्स में। तो ऐसे में इसकी क्या वजह है और क्या हम ऐसी गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द आता है। कमर की एनाटॉमी को आपके लिए एक बार को समझना ज़रूरी है कि जो हमारी स्पाइन है, जो चतुष्पाद प्राणी है, उन सब की जो स्पाइन है वो ज़मीन से पैरेलल है। ह्यूमंस की स्पाइन जो है वो ज़मीन से परपेंडिकुलर खड़ी हुई है। दो टांगों की सपोर्ट पे जब पूरी स्पाइन खड़ी है और स्पाइन में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, साथ साथ स्ट्रेंथ भी चाहिए। दो चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे में एक टॉल स्ट्रक्चर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए ताकि बॉडी को होल्ड कर सके। ऐसे स्ट्रक्चर को बहुत डेलिकेटली नेचर ने बैलेंस किया है। तो जो स्टेबिलिटी आती है वो आती है वहाँ पे बोन्स के ज़रिए, वहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं उनके ज़रिए, जो मसल्स हैं उनके ज़रिए, और फ्लेक्सिबिलिटी आती है मेनली वहाँ पे डिस्क के ज़रिए, वहाँ की मसल्स के ज़रिए। मसल्स और बोन्स ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जब भी पेन आता है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी देता है, एक मूवमेंट देता है। जब आप मसल्स को ओवरवर्क कराते हैं तो मसल्स के नीचे जो नर्व्स हैं, जो कि सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जो कि डिस्क हैं, उन पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है और ये प्रेशर धीरे धीरे डिस्क को डिहाइड्रेट कर देता है। मैं आपको एक डिस्क के मॉडल के ज़रिए दिखाता हूँ कि डिस्क में क्रैक्स कैसे आते हैं। तो ये मेरे हाथ में एक L4 L5 की डिस्क है, जो कि सबसे कॉमन डिस्क हम लोग जानते हैं कि परेशान होती है, L4 L5 एंड L5S1। ये एक ह्यूमन स्पाइन का एक मॉडल है। तो जो वाइट कलर की दिख रही हैं ये बोन्स हैं। मान लेते हैं कि L4 है और ये L5 है और इनके बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है जेली की तरह होने वाली डिस्क। मैं इसको और आपको निकाल के दिखाना चाहूँ तो ये एक डिस्क है जो कि दबती है, मुड़ती है, फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट कर सकती है। बोन्स में कोई मूवमेंट नहीं है और ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है ये नर्व रूट्स जो कि ऊपर ब्रेन से आ रही हैं और हर लेवल पे अलग अलग एग्जिट करते हैं। इस तरह से ये शॉक एब्जॉर्बर दो बोन्स के बीच में लगा है। इसी तरह से L3 L4 L2 L3 L1 L2 सबके बीच एब्जॉर्बर लगा हुआ है। अब जब आप ज़्यादा देर बैठे रहने का काम करते हैं तो इस डिस्क पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर बना ही हुआ है, वो दबी रहती है थोड़ी सी। बैठे रहने से प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू लेटे रहने से, और खड़े रहने में प्रेशर और ज़्यादा होता है कंपेयर टू बैठे रहने से, राइट। और रनिंग करते हुए प्रेशर स्टैंडिंग पोजीशन के मुकाबले और ज़्यादा होता है। ये सारा प्रेशर जो है, ये डिस्क जो है, ये अपने ऊपर लेके आपको मूवमेंट्स करने की छूट देती हैं। अब अगर ये डिस्क, अच्छा, इन डिस्क की खास बात है, इनको बाहर से एडिशनल कोई न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं है। जो इनका अपना वाटर कंटेंट है, जिसको हम जेली बोलते हैं, जो इसका अपना जेली का कंटेंट है, वही इसका लाइफ टाइम के लिए न्यूट्रिशन है। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं ये डिस्क डिहाइड्रेट होने लगती हैं, ये डिस्क में क्रैक्स बन जाते हैं और जो सेंटर में जेली होती है वो जेली उस क्रैक में से अगर बाहर आ जाए तो उसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब ये क्रैक्स बनते क्यों हैं?
क्योंकि आपने एक ही पोजीशन में डिस्क को बहुत देर तक दबाए रखा। वो एक ही पोजीशन कोई भी हो सकती है। आप एक तरफ कोहनी टिका के बैठते हैं, लेट्स से कि मैं एक तरफ कोहनी टिका के बैठा हूँ, तो ये डिस्क इस तरह से हो जाएगी कि राइट साइड से ज़्यादा नीचे दब गई, लेफ्ट साइड वाली खुल गई। सो जो राइट साइड का सेक्शन है वो डिस्क का दबा हुआ मिलेगा। आप थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ पीठ को टिका लीजिए, कोहनी टिका लीजिए, तो डिस्क ऑपोजिट साइड से खुल जाएगी और उस साइड से दबेगी। जब आप रेगुलर मूवमेंट्स करते रहते हैं सो डिस्क की हेल्थ बनी रहती है, ठीक रहती है। लेकिन जब आप एक ही साइड पे ज़्यादा प्रेशर डाल के बैठ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने राइट साइड पे ही कोहनी टिका के अपना मोबाइल देखते हैं सारा समय बेड पे, तो क्या होगा, एक साइड से डिस्क दबी रहेगी, दबे 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 उसके अंदर डिहाइड्रेट होने की वजह से राइट साइड की तरफ हल्के हल्के क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और फिर एक दिन जब आप कोई सोफे को धक्का दे रहे होंगे तो उस क्रैक में से जेली बाहर निकल जाएगी। सो क्या प्रॉब्लम उस दिन आई जिस दिन आपने सोफे को धक्का दिया था? नहीं, आपने प्रॉब्लम तो बहुत पहले से इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, उस दिन तो दिखी है। सो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ उनको आती है जो एक तरफ कोहनी टिका के बैठते हैं? नहीं, ये उन सबके लिए एप्लीकेबल है जो लोग बॉडी की कॉन्टिन्यूस मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो आपका सारा दिन हाथ आगे रहते हैं, पोस्चर ऐसा रहता है आगे की तरफ झुका हुआ, सो डिस्क के कुछ हिस्से दब जाते हैं कॉन्टिन्यूसली। और आप एक काम डेली 8 घंटे करते हैं, कम से कम 10 घंटे करते हैं, सो पोस्चर खराब होता रहता है और आपके डिस्क को डिहाइड्रेट करता रहता है। जो लोग बाइक चलाते हैं, ज़्यादा देर तक बाइक चलाने से बाइक का जो वाइब्रेशन आता है उसी से डिस्क डिहाइड्रेट हो रही होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस शॉक एब्जॉर्ब कर रही हैं। इसी तरह से अगर आप बहुत देर तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि बॉडी को प्रेशर दिए जा रही है लगातार एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, तो डिस्क डिहाइड्रेटेड होती ही है। सो डिहाइड्रेटेड डिस्क में से एक दिन धक्का लगा और जली बाहर आ गई। उस दिन ये डिस्क नर्व को प्रेस करेगी और नीचे टांगों में पेन आना शुरू हो जाएगा। सो इस पेन से बचने के लिए क्या हम विटामिन डी खा लें, कैल्शियम खा लें तो ठीक हो जाएगा? मतलब फिजिकली धक्का लगा है डिस्क को, फिजिकली डिहाइड्रेट हुई है, पुश होके जली बाहर निकल गई है, नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो ऐसे में कैल्शियम और विटामिन ताकत तो देंगे लेकिन डीकम्प्रेशन नहीं कर सकते, राइट? सो डीकम्प्रेशन के लिए तो एक्सरसाइज करना ही ज़रूरी है। सो जब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज की सीक्वेंसेस डिज़ाइन करते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं उसमें कि डिस्क का डीकम्प्रेशन हो सके। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस बात से समझने वाली, कि आप कॉन्टिन्यूसली कोई भी एक मूवमेंट ना करें। आप हर आधे घंटे में अपना पोस्चर चेंज कर लिया करें। अगर आपका सेटिंग जॉब है या आपका स्टैंडिंग जॉब है, दोनों ही कंडीशंस में 30+30 का प्रिंसिपल फॉलो करिए। 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग एंड 30 सेकेंड्स ऑफ मूवमेंट। अगर आप 30-30 का इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सो आपकी कमर की डिस्क में जो प्रेशर है वो चारों तरफ इक्वली डिवाइड होता रहता है और आपकी स्पाइन हेल्दी रहती है। सो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 30-30 के प्रिंसिपल को फॉलो करिए। 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट, 30 सेकेंड्स ऑफ 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट एंड 30 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट। या फिर अदरवाइज आपका काम अगर सिटिंग है तो 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग एंड 30 सेकेंड्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के नाम पे आप सिर्फ अपने डेस्क का एक चक्कर लगा के भी बैठ जाएंगे तो भी चलेगा, आप उठ के अपने लिए पानी का गिलास ले आएंगे तो भी चलेगा, किसी भी वजह से ब्रेक लीजिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा डिस्क एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। इसी तरह का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको आपके पैरों के नीचे दे दूं, आपके जूते के अंदर अगर मैं कुशन दे दूं आपको बहुत अच्छा, तो भी नीचे से ऊपर आने वाला शॉक, जिन लोग के केस में एप्लीकेबल है, वो बहुत कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो सुपरविजन का काम करते हैं, जिनका काम खड़े रहने का है, जिनका काम सारा दिन फील्ड में जाने का है, जिनका काम मूवमेंट से जुड़ा हुआ ज़्यादा है, तो ऐसे लोग अगर कुशन वाला फुटवेयर पहनते हैं
जिसमें बहुत बढ़िया इनसोल लगा हुआ है, तो जितना भी ज़मीन से रिबाउंड प्रेशर आता है जब आप वॉक करते हैं, तो वो सारा प्रेशर आपका जूते का इनसोल एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी कमर की डिस्क बच जाती है। सो पहली चीज़ क्या है कि आप 30-30 के प्रिंसिपल को फॉलो करिए। दूसरा है कि कुशन वाला फुटवेयर यूज़ करिए। तीसरी चीज़ जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बने रहना। मसल्स को स्ट्रेच करिए, स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट। लोगों को ये लगता है कि कमर ना बहुत कमज़ोर है तो कमर को स्ट्रेंथ दे देते हैं, कमर की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करते हैं। कमर की स्ट्रेंथनिंग करना ठीक है, करनी चाहिए कमर की स्ट्रेंथनिंग, लेकिन आप मुझे एक बात सोच के बताइए, ये आपकी कमर की, ये आपकी कमर का स्पेस है, यहाँ पे मसल्स अटैच हैं पीछे की तरफ से, यहाँ से मसल अटैच है। ये मसल्स हो गई है टाइट किसी वजह से, चाहे बहुत देर बैठने से हुई हो, चाहे बाइक चलाने से हो, चाहे किसी भी वजह से हुई हो, मसल्स टाइट हो गई है, स्टिफनेस आ गई है। स्टिफनेस महसूस होती है ना, अर्ली मॉर्निंग वाली स्टिफनेस। तो वो स्टिफनेस आई हुई है तो मसल की लेंथ अगर 10 इंच थी तो वो घट के 8 इंच रह गई है। स्टिफनेस मसल में, कॉन्ट्रैक्शन है मसल में, स्पैज़म है मसल में, और आप बोलते हैं कि हम तो ना मसल की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे मसल्स की। 8 इंच वाली मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो कभी जीवन में भी ठीक हो पाएंगे? नहीं। सो स्ट्रेंथनिंग कमर की करना सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपको उसको स्ट्रेंथन करने के लिए राय दे रहा है। उससे पहले आपको आके अपनी सीक्वेंस डिज़ाइन करानी चाहिए जो कि स्ट्रेचिंग्स के साथ जुड़ी हुई है, जो कि स्पाइन की लेंथनिंग के साथ जुड़ी हुई है। सो मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड उसके लिए आपकी कस्टमाइज्ड थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज सीक्वेंस होनी चाहिए, ना कि हर कोई उठे और भुजंगासन करना शुरू कर दे, हर कोई चले और सर्पासन करना शुरू कर दे। अरे ऐसा करेंगे तो कमर पे ज़्यादा दिक्कत आने का भी चांस है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भुजंगासन किया और कमर में दर्द बढ़ गया। कुछ लोगों का ठीक होता है, हाँ होता है, पर बहुत बड़ी संख्या लोगों की ऐसी है जिनको भुजंगासन, सर्पासन या बैक बेंड्स या शलभासन, बैक बेंड्स करने से कमर में दर्द बढ़ जाता है। सो ऐसे में आपको वो सीक्वेंस अपनी डिज़ाइन करवानी चाहिए। व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन, यू शुड कंसिडर डूइंग मेडिकल योगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जनरल योगा क्लास। सो मेडिकल कंडीशंस के लिए मेडिकली सीक्वेंस को डिज़ाइन कराना चाहिए। सो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए एक आपको आसान तरीका बता देता हूँ। कमर की स्टिफनेस जब वहाँ आती है, जब कमर में स्टिफनेस होती है, तो एक्सरसाइज की बजाय अगर आप सिकाई पे, हीट गर्म सिकाई की बात कर रहा हूँ, पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको एक बफर टाइम मिल जाता है। वो हफ्ते का भी हो सकता है, वो महीने का भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी मस्कुलर स्टिफनेस किस तरह की है, किस नेचर की है। और आप उसके बाद आप उस दौरान अपने थेरेप्यूटिक सीक्वेंस डिज़ाइन करने के लिए एक एप्रोप्रिएट व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। सो हीट कैसे लेनी है, उसके लिए मैं आपको एक पोस्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये पोस्चर करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल एक स्टूल के ऊपर पाँव रख के लेट जाना है, और ये करने से आपकी जो कमर में मसल्स में स्टिफनेस आ रही होती है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। और ये पोस्चर आप बड़े आराम से कहीं पे भी कर सकते हैं। कहीं पे भी का मतलब है कि चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कमर में दर्द हो गया, आप तो भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। और आप इसको इवन कुछ लोग तो ऐसे जो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जिनको बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो वो लोग इसको अपनी कार में भी पीछे लेट के कर लेते हैं। सो मैं आपको पोस्चर अभी यहाँ दिखा रहा हूँ जो आपको करना चाहिए और जो आपको कमर के दर्द से आराम दे सकता है इंस्टेंटली, और इसी में आपको हीटिंग पैड यूज़ करना चाहिए। सो हैव अ लुक एट दिस सिंपल पोस्चर। इसमें आपने एक ज़मीन पे लेटे हैं और पैरों को आपने एक स्टूल के ऊपर, चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर रख लिया है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप सिंपल बेड के साइड पे लेट जाइए और पैरों को 90 डिग्रीज़ में बेड के ऊपर फोल्ड करके रख लीजिए। आप होटल में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी होटल में चेयर होती हैं। होटल्स में आपके बेड के ऊपर भी आप ज़मीन पे लेटिए, पाँव बेड पे रख के लेट सकते हैं।
जो लोग इवन ट्रेवल करते हैं उनके केस में हमने देखा है कि वो अपनी कार की पीछे वाली सीट पे लेट के पाँव खिड़की पे रख लेते हैं और उस तरीके से वो इस पॉस्चर को कर लेते हैं। सो ये पॉस्चर एक बहुत ही इफेक्टिव पॉस्चर है जो कमर के दर्द में इंस्टेंट आराम देता है लगभग सभी केसेस में। ठीक, फिर भी मैं बोलूँगा कि बॉडी के सिग्नल्स को सुनिए और रिस्पेक्ट करिए। अगर आपकी बॉडी किसी भी तरह से आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग देती है तो पॉस्चर को छोड़ दीजिए। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होगा। इस पॉस्चर में ये सभी को सूट करेगा। पीरियड्स के दौरान लेडीज़ को ये पॉस्चर नहीं करना है। अगर उस वक्त बीपी शूट किया हुआ है तो उस वक्त ये पॉस्चर नहीं करना। एक बार बीपी कंट्रोल आ जाए उसके बाद फिर आप ये पॉस्चर कर लीजिए। और इस तरह, और खाने के बाद भी लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आपको इस पॉस्चर को अवॉइड करना है। अब इसी पॉस्चर में कमर के नीचे, जहाँ मैं आपको एक कर्सर दिखा रहा हूँ, कमर के नीचे इस जगह पे एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड लगा लेना है। इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं। पानी की बोतल काम नहीं करेगी, जेल बैग काम नहीं करेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हम जेली बैग यूज़ कर लेते हैं या हम लोग पानी की बोतल यूज़ कर लेते हैं, उससे काम नहीं होता क्योंकि उसकी थिकनेस होती है, उसमें 2 इंच 3 इंच की हाइट मिल जाती है। जबकि हमें कमर को नीचे ज़मीन पे टिकाना है। जितनी कमर ज़मीन पे रहेगी उतना जल्दी कमर की डिस्क रीहाइड्रेट होती है। रीहाइड्रेट करने वाला पॉस्चर है। सो ये लोअर बैक डिस्क का रीहाइड्रेटर है जो पॉस्चर अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। मैं आपको एक बार दोबारा से पॉस्चर दिखा देता हूँ। सो हैव अ लुक एट दिस रीहाइड्रेटर। इस पॉस्चर को करने के लिए आप सिंपल कोई चेयर, स्टूल, मूड़ा बहुत बार स्टेबल नहीं होता है, तो जो भी स्टेबल हो स्ट्रक्चर उस पर आप करिए इस चीज़ को। स्टूल जनरली काम कर सकते हैं, डाइनिंग सेंटर टेबल काम कर सकती है। तो इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर आप पाँव रख के लेटिए एंड मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके घुटने की जो बैक साइड है वहाँ तक सपोर्ट मिले। ये जहाँ मैं कर्सर आपको मूव करके दिखा रहा हूँ यहाँ तक सपोर्ट मिले, ये ज़रूरी है। ठीक, सो हीटिंग पैड लगाइए और 15 से 20 मिनट के लिए इस पॉस्चर में लेट जाइए। ये पॉस्चर करना कब है? तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको बोली इनका ध्यान रखते हुए पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकते, खाने के 1.5 घंटे के बाद नहीं करना, इमीडिएट बीपी बढ़ा हुआ तो उस वक्त नहीं करना है। अदरवाइज ये बीपी के ट्रीटमेंट में काम करता है। सो जनरली बीपी रहता है, आप इस पॉस्चर को कर सकते हैं। बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा ये पॉस्चर आपको। उस वक्त बढ़ा हुआ है तो उस वक्त इस पॉस्चर को फिलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए। सो ये पॉस्चर आप दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब आपकी इच्छा हो आप उतनी बार इसको कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सिवियर है तो 5 बार कर लीजिए 15-15 मिनट के लिए। अगर प्रॉब्लम बहुत ऑफ एंड ऑन आती जाती है तो दिन में 10 मिनट के लिए भी अगर आप इसको कर लेंगे रात को जब आप घर आते हैं तो उसके बाद में, तो आपकी कमर की सारी थकावट निकल जाएगी। सो बहुत ही काम का पॉस्चर है। ठीक, सो हमने बात करी 30-30 प्रिंसिपल की, याद कर लीजिए सारी चीज़ें जो हम लोगों ने बात करी है। दूसरा हमने बात करी आपके मस्कुलर स्टिफनेस की, और तीसरी हमने बात करी आपके साथ किस चीज़ की, मुझे ज़रा लिख के बताइए क्या विषय है तीसरा। और सो इन चीज़ों पे जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी कमर की डिस्क, कमर की मसल्स, कमर की बोन्स सबकी सब हेल्दी रहती है। अब बहुत से लोग कैल्शियम और विटामिन डी खाते हैं। कमर में दर्द हुआ था, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कैल्शियम दे दिया, विटामिन डी दे दिया। वो सब चीज़ें ठीक हैं, वो ले लेनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही पेन हो रहा है तो शोल्डर में भी तो हो सकता है, घुटने में भी हो सकता है, एंकल में भी हो सकता है, कमर में ही क्यों हो रहा है सिर्फ? मसल्स तो पूरी बॉडी में, विटामिन डी पूरी बॉडी में डेफिशिएंट है। अगर बॉडी में डेफिशिएंट है विटामिन डी और उसकी वजह से पेन है तो पूरी बॉडी में डेफिशिएंसी है। पूरी बॉडी में, पाँव के अंगूठे में भी होना चाहिए, हाथ के अंगूठे में भी दर्द होना चाहिए। वहाँ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ कमर में ही, लोअर बैक में ही पेन हो रहा है, लोकलाइज्ड पेन हो रहे हैं जहाँ पे भी हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हाँ है, लेकिन कमर इटसेल्फ वीक है, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कमर परेशान हो रही है। तो कमर को विटामिन डी दे के ठीक करोगे क्या? वो एक कंपोनेंट है, मेजर हिस्सा तो कमर की स्ट्रेंथ बढ़ाना है। सो कमर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेचिंग्स करनी है, कमर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। ये करेंगे तो कमर स्वस्थ रहेगी। विटामिन डी साथ साथ खाते रहिए, मनाही नहीं है उस चीज़ की, लेकिन कमर की स्ट्रेंथ बिल्डिंग जरूरी है साथ में होनी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से होती है।
सो एक्सरसाइज मस्ट है। और बेसिक एक्सरसाइज का फॉर्म क्या है? मीन्स मैं पर्सनली इसको एक्सरसाइज नहीं मानता हूँ। वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज। वॉकिंग बाय डिफॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। हम लोग को वॉक को एक्सरसाइज नहीं गिनना चाहिए, अनलेस आपने बहुत ब्रिस्क वॉक करी हो, आपने बहुत पसीने निकालो, एक अलग बात है। अदरवाइज तो लोग ये बोलते हैं कि सर मैं तो रात को मतलब 20 मिनट चक्कर लगाता हूँ, 40 मिनट चक्कर लगाता हूँ, टहल के आता हूँ। अरे टहल के आना इज नॉट वॉक। दिन भर तो बैठे हुए तो कुर्सी पे, रात को 40 मिनट चल लिए तो कौन सा बहुत बड़ा काम किया? दिन में ही चल लेना चाहिए था इतना तो। सो बेसिक सिंपल वॉकिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सरसाइज। हाउएवर जिन लोगों को कमर में दर्द है उनके लिए वॉक को हम एक्सरसाइज मान सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे तो वो एक्सरसाइज है। लेकिन वॉकिंग दिन भर में बहाने ढूंढ ढूंढ के करनी चाहिए आपको, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल मूवमेंट है। उससे कम क्या करोगे? मतलब कल को आपको मार्केट बोलूंगा जाके दूध लेके आओ, तो आप ये बोलोगे कि मैं 2 लीटर की वेट ट्रेनिंग करके आया हूं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, वेट ट्रेनिंग थोड़ी है दूध लेके आना। उसी तरह से वॉक करना, अरे बेसिक है, वॉक करना है, इसमें क्या है? तो वॉकिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सरसाइज अनलेस यू आर डूइंग इट लाइक वेरी वेरी टफ काइंड ऑफ वॉक, अपहिल डाउनहिल ब्रिस्क वॉक, और बीच बीच में जॉगिंग, बीच बीच में एक्सरसाइज, वो एक अलग बात है। सिंपल टहलना इज नॉट एन एक्सरसाइज। बेसिक मूवमेंट है बॉडी की। पल के झपकना कोई मेहनत का काम है? आप बोलोगे मैंने तो पल के झपकी थी, मसल की एक्सरसाइज करी थी, ऐसा थोड़ी चलता है। सो वो तो उसका नेचर का पार्ट है। सो वॉक करना थोड़ा बहुत करना चाहिए। जिनको कमर में दर्द है उनको उतनी ही वॉक करनी चाहिए जितनी बॉडी अलाउ कर रही है, उससे ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए। वॉकिंग का एक मेजर बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। और अगला पॉइंट यही है कि अगर आपकी कमर में दर्द की शिकायत है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एब्डोमेन और लोअर बैक एक ही सर्कल के 2 हिस्से हैं। अगले हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं, पिछले हिस्से को लोअर बैक कहते हैं। और एब्डोमेन में कोई बोन्स नहीं है। एब्डोमेन इज वेरी सॉफ्ट, कोई बोन्स नहीं है, सिर्फ पिछले हिस्से में कमर में बोन्स है। सो जैसे ही आपके पेट में किसी वजह से भी प्रेशर क्रिएट होता है, चाहे वो गैस बन रही हो, चाहे एसिडिटी हो रही हो, चाहे ब्लोटिंग हो रही हो, वो कमर को खींच लेता है। सो कमर पे प्रेशर बढ़ जाता है। सो ऐसे में आपके पेट का क्लीन होना एवरी मॉर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। आपकी कमर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब उसके लिए आपको इसबगोल लेना पड़े तो वो ले लीजिए, आपको त्रिफला खाना पड़े तो वो खा लीजिए, वॉक करने से हो जाता है तो वैसे कर लीजिए। लेकिन कमर दर्द में कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो कमर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। ठीक। अब आजकल लोगों को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग वो एक हैबिट कह लीजिए या एक बड़ा इंक्लिनेशन है लोगों का, कपालभाति। एक तो कपालभाति करने से पतले होते हैं, ये तो मतलब हर कोई जानता है। हुआ या नहीं हुआ पतला ये हमें पता नहीं, या कितने लोग हुए, या वो कपालभाति के साथ और भी 4-5 चीज़ें कर रहे थे क्या जिससे रिजल्ट आया, ये पता नहीं। कपालभाति इज गुड बट नॉट फॉर लोअर बैक पेन पेशेंट्स। और पतले होने का शौक हर किसी को है। और ऊपर से डॉक्टर भी बहुत बार कहते हैं कि जी आपका ना कमर में दर्द इसलिए क्योंकि आपका ना वजन ज़्यादा है, तो वजन थोड़ा सा घटा लीजिए। अब वो पेशेंट चल तो पा नहीं रहा, वो कहता है बेड में बैठ के कपालभाति कर लेता हूँ, सुना इसी से वजन कम होता है। अरे कमर की आफत हो जाती है अगर आप इस तरह से कोई एक्सरसाइज कर लें जो कि सुनी सुनाई एक्सरसाइज है। एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछ लीजिए क्या जी ये कर लूँ, वो या तो हाँ बोल देंगे या ना बोल देंगे, फिर वो जैसा बोले वैसा कर लेना चाहिए। बट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज की भी सेल्फ मेडिकेशन, यूट्यूब से देख के एक्सरसाइज सीख ली, या क्या बोलते हैं अपना, वो किसी ने कोई मेरे भाई ने बताया था वो एक्सरसाइज करते तो उससे ठीक हो गया था तो मैं भी वो कर लेती हूँ। अरे किसी से बात कर लो एक बार, समझ लो एक बार। या फिर इतनी सिंपल एक्सरसाइज करिए जो भी आपको मैंने बताई है, सिंपल स्टूल पे पाँव रख के लेटना, इससे पता है किसी को कोई दिक्कत होती ही नहीं। इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तब तो ठीक है। अगर आप कोई टेक्निकल एक्सरसाइज में लग जाएंगे तो कमर में दर्द बढ़ भी सकता है। सो कमर के दर्द के लिए कपालभाति करना मतलब एनी टाइम पेन को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि पीछे बोन है, आगे पेट के अंदर आप जोर जोर से उसकी धौंकनी चला रहे हैं कपालभाति में, तो कमर पे कॉन्टिन्यूसली जोर आ रहा है। सो कमर की मसल्स जो पीछे की हैं वो स्टिफ और हो जाएंगी क्योंकि उसने पेट को सहारा देना है आगे। सो ऐसे में कपालभाति करना या कोई भी ऐसी और एक्सरसाइज करना जो एब्डोमेन की एक्सरसाइज है उससे आपको बचना चाहिए। सो अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको
जो जनरल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है और आपको हेल्दी महसूस कराएंगे। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक। सो कमर दर्द के लिए आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट ठीक रखे हुए हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक रखे हुए हैं, और तीसरा आप अपने थॉट्स को ठीक रखे हुए हैं। आहार, विहार एंड विचार, ये तीनों चीज़ें ठीक चाहिए हमें हर केस में, हर केस में। चाहे वो लोअर बैक पेन का पेशेंट हो, चाहे वो नेक पेन का पेशेंट हो, चाहे नी पेन का पेशेंट हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये तीन चीज़ें अगर आप एड्रेस करेंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व होती है। अब कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपने आहार, विहार, विचार, ये तीन चीज़ों में से एक को भी स्किप किया तो प्रॉब्लम आने के लिए ना एक दरवाज़ा खुला रह जाता है। प्रॉब्लम इन तीन में से एक ही दरवाजे से आती है, या गलत आहार से, या गलत विहार से, या गलत विचार से। जब हम कमर दर्द की बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम जनरली गलत विहार से, गलत एक्टिविटीज से आ रही होती है। तो ऐसे में जब आप कमर दर्द की सोल्यूशन की बात करते हैं तो आहार, विहार और विचार, तीनों चीज़ों को ठीक रखना है। तो अब मैं तीसरी चीज़ के ऊपर आपको बता रहा हूँ, विचार। और विचार पूरी तरह से हमारे जीवन को गवर्न करते हैं। आपके थॉट्स अगर स्ट्रेसफुल है, मैं फ़िलहाल कमर दर्द तक ही रखूँगा अपने विषय को सीमित, क्योंकि अगर मैं विचारों के मुद्दे पे जाऊँगा तो सबकॉन्शियस माइंड और उसके बाद में उनका क्या इफेक्ट पड़ता है और आपकी लाइफ में उसका क्या रोल है, वो सब चीज़ों पे बात टच हो जाती है। सो मैं फ़िलहाल कमर दर्द से जुड़े हुए सिर्फ विचारों की बात करूँगा। कमर दर्द को ठीक करने के लिए रिलैक्सेशन ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमर की मसल्स तब तक स्टिफ रहती हैं जब तक बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है। एंजियोटेंसिन नाम का एक हार्मोन है जो बॉडी में टेंशन देता है। कॉर्टिजोल बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस करते हैं हार्मोन्स बॉडी के अंदर कि आपकी मसल्स टाइट होके बैठ जाती हैं। आप करते रहो एक्सरसाइज, खींचते रहो, मसल की स्ट्रेचिंग करते रहो, मसल की स्ट्रेंथनिंग पे लगे रहो, और बॉडी कहती है स्क्वायर वन पे खड़े हो, क्योंकि आपने अभी तक मसल्स को रिलैक्स करने वाला हार्मोन ही रिलीज नहीं करा बॉडी में। सो मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए सिंपल गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक्स बेहतरीन काम करती हैं, और ये गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक्स एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके रिकॉर्ड होनी चाहिए, फिर ही वो फॉलो कर सकते हैं आप लोग। सो ऐसी एक गाइडेड मेडिटेशन का ऑडियो जो है हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने यहाँ पेशेंट्स जो आते हैं उनके लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। आप यहाँ पे नीचे हम लोग आपको एक चैट बॉक्स में एक लिंक दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, आप उसमें गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह भर दीजिए और आपको ये ऑडियो हम लोग आपको मेल पे भेज देंगे। सो उस ऑडियो को कान में लगाइए और ऑफिस में जो आप लंच कर चुके होते हैं उसके बाद पीठ टिकाइए और वो ऑडियो सुनने के लिए बैठ जाइए। 5 मिनट का ऑडियो है, मसल की रिलैक्सेशन की टेक्निक है। सो 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, लेकिन बॉडी की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। रात को सोने से पहले इस ऑडियो को सुनिए। बेड पे लेटे हुए, लाइट्स ऑफ कर देंगे, आप उसका सोने का समय है, कान में वो लीड लगा लीजिए, अपना ईयरफोन लगाइए और 5 मिनट के लिए इस ऑडियो को सुनते सुनते सो जाइए। और जिन लोग को लगता है कि उनको 5 मिनट से ज़्यादा लगते हैं नींद आने में, वो इसी ऑडियो को लूप पे प्ले कर दीजिए, ताकि जब तक आपको नींद आती है तब तक ये ऑडियो आपको सुनाई देता रहे। और अब ऐसे में जब आपकी बॉडी की मसल्स ही रिलैक्स हो जाएंगी तो कमर का ट्रीटमेंट क्विक हो जाएगा। सो जो लोग कमर दर्द से बहुत समय से परेशान है ना, पहले से परेशान है, सालों साल हो गए इससे तकलीफ पाते हुए, वो लोग तो ख़ास तौर पे इस ऑडियो को सुनिए और फॉलो करिए, और रिज़ल्ट दिखने लग जाए तो समझ जाइए कि ये कमर का दर्द स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो रहा है। सो डाइट ठीक रखिए, एक्टिविटीज़ को ठीक रखिए और अपने थॉट्स को रिलैक्स रखिए। क्या बोलते हैं उसको, चिल करिए, चिल, रिलैक्स रहा करिए। केयर फ्री होना और केयरलेस होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सो केयर फ्री रहिए, केयरलेस नहीं। केयर फ्री रहिए कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है ऐसा है तो है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्ट्रेस के वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू। एंड अभी हम लोग कुछ आप लोग के सवाल ले सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो
एंड मुझे मयंक पूछ रहे हैं क्या स्लिप डिस्क की सर्जरी अवॉइड की जा सकती है? हाँ मयंक, बिल्कुल स्लिप डिस्क में सर्जरी अवॉइड की जा सकती है। स्लिप डिस्क जब होता है, जब ये डिस्क है, जब आप ध्यान से देखिए, जो नर्व के एग्जिट करने की स्पेस है वो काफ़ी बड़ी है, और डिस्क जब स्लिप होती है तो उसके बावजूद यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस बचती है और सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप ठीक तरीके से बॉडी के साथ में स्ट्रेचिंग्स कर लें, बॉडी का ठीक तरीके से नर्व और डिस्क का ऐसा एडजस्टमेंट बिठा लें, तो ये पॉसिबल है कि आप सर्जरी बचा सकते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं मैं अंकित कि 90% केसेस 90% केसेस में कमर दर्द का रीज़न अननोन होता है। ये कंफर्म नहीं बता सकते कि एमआरआई में जब स्लिप डिस्क आई है तो क्या यही रीज़न है, नहीं, वही रीज़न है, ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि रीजंस उसके अलावा भी हो सकते हैं। सो जब आप स्लिप डिस्क में सर्जरी बचाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली सर्जरी बचाई जा सकती है। और क्या सर्जरी करा के लोग ठीक हो जाते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते हैं। तो और उसके बावजूद लोग एक्सरसाइज करते ही हैं। अरे तो एक्सरसाइज पहले ही कर लो, मीन्स वाई टू गो अंडर द नाइफ, पहले ही बॉडी के साथ वो सब एक्टिविटीज़ कर लीजिए ना, मतलब जो अदरवाइज भी इन एनी केस डॉक्टर बोलेगा ये एक्सरसाइज करो सर्जरी के बाद भी, कमर में स्ट्रेंथ बढ़ाओ, पहले ही बढ़ा लो। सो एक्सरसाइज पहला होना चाहिए, और ये बॉडी के साथ काटपीट वाला काम लास्ट होना चाहिए, लास्ट। जिस केस में फुट ड्रॉप हो गया है, जिस केस में यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, जिस केस में स्टूल पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे केसेस सर्जरी के लिए कंसिडर किए जाते हैं। उसके अलावा दर्द हो रहा है, टांग में दर्द जा रहा है, साइटिक नर्व पिंच हो रही है, L5S1 की डिस्क स्लिप हो गई है, ये सब केसेस बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, राइट। सो यस, सर्जरी कैन बी अवॉइडेड। उसके अलावा कोई और सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं? थैंक यू मयंक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। क्या कमर दर्द के केसेस में आपको बेड रेस्ट करना चाहिए? सो कमर दर्द के सभी केसेस में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन बेड रेस्ट करने से बहुत से केसेस में मसल वीक हो जाते हैं, क्योंकि आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो बॉडी मसल्स लूज करना शुरू कर देती है। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए आ रहे हैं, अगर आप मेडिकल योगा कर रहे हैं, तब तो आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट हैं, सिर्फ आप दवाइयाँ खा रहे हैं, या सिर्फ आप कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा के या तेल लगा के कुछ ऐसा काम चला रहे हैं, फिर मे बी आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कमर का दर्द इज़ अ फिजिकल प्रॉब्लम। मसल टाइट हुई तो छोटी हो गई, अगर डिस्क दबी तो स्पेस कम हो गया। सो कोई भी दवाई, कोई भी तेल उसको धक्का दे के दूर दूर नहीं कर रहा है। तो दवाई खाने से, तेल लगाने से, या कोई भी ऑइंटमेंट लगाने से, या कुछ भी ऐसा करने से परमानेंट इलाज तो होता नहीं है। परमानेंट इलाज के लिए तो एक्सरसाइज के लिए आना ही पड़ेगा। सो उसके लिए जब आप आएंगे तो कमर की जो एक्सरसाइज है वो सीख के फिर आप अपने आप कर सकते हैं। आपको उतने ही दिन आने की ज़रूरत होती है जितने दिन में आप एक्सरसाइज सीख जाएं, फिर आप इसको अपने आप करते रहिए। कुछ लोग सवाल पूछते हैं क्या ये दर्द हमेशा के लिए चली जाएगी? हमेशा के लिए, विल इट बी गॉन फॉर एवर? हाँ, हमेशा के लिए चली जाएगी, पक्के से चली जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जो गलत काम करने से दर्द आ रही है वो काम नहीं करोगे ना। अगर आपको लगता है, एक माता जी हैं हमारे सेंटर पे आती हैं ट्रीटमेंट कराने, वो लेट के टीवी देखती हैं, उनकी उम्र है 75 साल, और बोलती हैं मैं ना लेट के टीवी देखूंगी ही, और गर्दन में दर्द होता है तो आ जाती हैं, फिर ट्रीटमेंट कराती हैं, फिर ठीक हो जाती है, फिर चली जाती है, फिर लेट के टीवी देखती हैं, फिर 6 महीने बाद आती हैं कि फिर से कमर में, गर्दन में दर्द हो रहा है। अरे अगर आप गलत एक्टिविटी नहीं छोड़ोगे तो फिर तो ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा ना। हाँ, ये होगा कि 6 महीने का ग्रेस मिल जाएगा, कभी साल भर नहीं आना पड़ेगा, कभी 2 साल नहीं आना पड़ेगा, बट अदरवाइज तो चलता ही रहेगा। सो गलत एक्टिविटीज़ को बंद करना ज़रूरी है। वो गलत एक्टिविटी आपके केस में क्या है, या तो हम उसको असेसमेंट सेशन के दौरान उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, और हम उस चीज़ को पकड़ लें और उसको निकाल दें लाइफस्टाइल में से। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं निकाल सकते लाइफस्टाइल में से। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए आप बहुत देर तक बैठे ही रहते हैं। अगर आप बैठे रहते हैं
तो हमारा रिकमेंडेशन क्या होगा कि जी आप हर आधे घंटे में उठ जाइए, उसके लिए रिमाइंडर ऐप्स लगा लीजिए, आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे अपने रिमाइंडर ऐप्स लगा लीजिए, ताकि आपको हर थोड़ी देर में उठने के लिए याद दिलाती रहे, आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी याद दिलाती रहे। आप फॉलो करते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी कमर का दर्द नहीं आएगा ना। और मान लीजिए ग्रेड 3 की स्लिप डिस्क है, बिल्कुल ही ऐसा केस है जो मतलब विच इज़ वेरी वेरी बैड, ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाला कोई केस है, तो हम अब ठीक तो वो भी होते हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस कुछ एक चीज़ों की रहती है कि जी रिवर राफ्टिंग मत करना जाके, क्योंकि उसे बार बार नीचे से ना बम्प लगता है रिवर राफ्टिंग में। आप बोट में जा रहे हो और झटका लगेगा। कितने लोगों ने करनी होती है रिवर राफ्टिंग? बहुत ही कम। हाँ, हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि बंजी जंपिंग कर लेना, क्योंकि बंजी जंपिंग में स्पाइन खुल जाती है, तो उसमें दिक्कत रिलेटिवली कम है कंपेयर टू योर रिवर राफ्टिंग। देखने में बंजी जंपिंग ज़्यादा स्केरी लगती है, पर मेडिकली वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना रिवर राफ्टिंग प्रॉब्लम है। सो अगर हम आपको कुछ चीज़ों की बंदिश लगाएंगे तो उनको आपको फॉलो करनी होगी, वो बेसिक होती है, ज़रूरत भी है उन चीज़ों को करने की। सो लाइफ में कभी दर्द आएगा? नहीं आएगा। कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा क्या सवाल है, ये मैं सवाल देख रहा हूँ यहाँ पे। बैक पेन के लिए मसल्स स्टिफनेस भी रहता है, और कौन कौन से आसन करने चाहिए? हाँ, सो एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, मैं ना जो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं आपको सेफेस्ट एक्सरसाइज जो है वो बताई है फ़िलहाल करने के लिए। ये करने से मस्कुलर स्टिफनेस भी रिलीज़ हो जाती है, ये करने से आपकी डिस्क भी रिहाइड्रेट हो जाने लगती है। तो ऐसी ही एक्सरसाइज सेमिनार्स में, वेबिनार्स में या ऑनलाइन सेशन में बताई जा सकती है जो सेफ़ है। मैं आपको कोई टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपका केस नहीं पता है। सो आपको जो एक्सरसाइज यहाँ बताई हैं उन एक्सरसाइज को आप कर लीजिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, हिमानी का सवाल है, सर शुड बी डू लॉन्ग वॉक्स इन लोअर बैक पेन? हाँ हिमानी, लॉन्ग वॉक की डेफिनेशन ना लोगों के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोग के लिए 1 किलोमीटर की वॉक भी लॉन्ग हो जाती है जब कमर में दर्द हो, कुछ लोग को 4 किलोमीटर चलने से भी दिक्कत नहीं होती है। सो आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना है और रिस्पॉन्ड करना है। अगर बॉडी ने 420 कदम चलने के बाद बोला रुक जा, अरे तो रुक जा, दिमाग नहीं लगाना उसके बाद में कि नहीं नहीं मैं तो और 50 कदम चल लेती हूँ, मेरा पेडोमीटर कह रहा है कि 420 में 80 कदम कहता 500 हो जाएंगे, वाह 500 के चक्कर में मैं और 80 कदम खींच लूँ। नहीं, बॉडी ने रोक दिया तो रुक जाओ। बॉडी का सिग्नल डॉक्टर की बात से भी सुप्रीम है, और बॉडी को पता है कि अंदर क्या दिक्कत चल रही है, बॉडी अपने आप उसे काम पे भी लगी हुई है रिपेयर करने के। सो लॉन्ग वॉक इज नॉट अलाउड। एप्रोप्रिएट वॉक, आपकी बॉडी कहाँ तक अलाउ कर रही है उतना वॉक कर लीजिए। कुछ लोग को हो सकता है आधा किलोमीटर बॉडी अलाउ करे, कुछ लोग को हो सकता है 2 किलोमीटर बॉडी अलाउ करे। उससे तो जनरली लोअर बैक पेन के केसेस में लोगों को वॉक करना बॉडी अलाउ करती नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैठे रहने से दर्द होता है, चलने से दर्द नहीं होता है। सो ऐसे लोगों को वॉकिंग का हम कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते, लेकिन फिर भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक लॉन्ग वॉक करके आए, उसमें तो आपको दर्द नहीं होता है, और आके आप बैठ गए। क्या लॉन्ग वॉक के बाद जब आप बैठे हैं तो आपका बैठने में जो जनरली दर्द होता था उससे ज़्यादा हो रहा है? अगर हो रहा है तो लॉन्ग वॉक की वजह से है। सो ऐसे में अपनी वॉकिंग का जो दूरी है उसको कम रखिए, समय को कम रखिए, तो आपकी कमर जो है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी। और इसके अलावा एक सवाल है कि भुजंगासन, बैक आर्चिंग पोजेस जो हैं इनके बारे में ये अच्छे हैं या नहीं है? हाँ, सो कमर दर्द के केसेस में हर केस में बैक बेंड काम नहीं करता है, हर केस में फॉरवर्ड बेंड काम नहीं करता है। तो जनरली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भुजंगासन अच्छा है या भुजंगासन खराब है। आसन आपकी या एक्सरसाइज आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन होनी चाहिए। भुजंगासन कुछ केसेस में हेल्प कर सकता है, जिस केस में स्लिप डिस्क नहीं है, जिस केस में आपकी मसल्स जो हैं वो काइफोटिक कर्वेचर, मतलब बॉडी का कर्वेचर आगे झुक जाने की वजह से, स्वे बैक होने की वजह से बॉडी के कर्वेचर में ऐसा चेंज आया है, तो भुजंगासन हेल्प कर सकता है। अदरवाइज भुजंगासन हेल्प नहीं कर सकता है। अगर डिस्लिप हुई है, अगर ऑलरेडी वहाँ पे स्पेस घटा हुआ है और आप भुजंगासन कर लेंगे, तो वो जो फैसेट जॉइंट्स हैं ना, ये जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं, 2 बोन्स के बीच के जो जॉइंट है फैसेट जॉइंट बोलते हैं, इनको और दबा देता है। और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज होती है बहुत छोटी साइज़ की, और वो और प्रेशर में आके और कमर में दर्द बढ़ा सकती है।
सो हर केस में भुजंगासन नहीं चल सकता है, सर्पासन नहीं चल सकता है, शलभासन नहीं चल सकता है। सो सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेडिकल कंडीशन, कंसल्ट अ मेडिकल योगा एक्सपर्ट ना। आप किसी ने ही बताया और चालू कर दिया काम, ऐसा नहीं करिए, कंसल्ट करिए, ओके ले लीजिए, ओके लेके फिर करते रहिए अपने एक्सरसाइज जो आपने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज के कमर दर्द के केसेस में डाइट का क्या रोल है। हाँ, डाइट का रोल जैसा भी हमने डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स चीज़ खाने से कमर में दर्द बढ़ जाएगा और वाई चीज़ खाने से कमर का दर्द कम हो जाएगा। कमर के केस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी बढ़ाने वाला खाना खा लीजिए, मशरूम्स खा लीजिए या कुछ और ऐसी चीज़ें जिन्हें विटामिन डी मिलता है उनका सेवन करिए, दैट इज़ ओके। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो दूध से बनी हुई चीज़ें, सफ़ेद तिल, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करिए ताकि बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी की जा सके। लेकिन जब आपको दर्द हो रहा है तो क्या इन्हीं के ज़रिए ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, हमने इस पर डिस्कस करा है। सो डाइट का रोल है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइजेस का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कमर दर्द के केस में। डाइट और खाने पीने से जुड़े हुए चीज़ों का रोल कमर दर्द के केस में 30% है और 60% रोल जो है वो एक्सरसाइजेस का है, ठीक। 10% रोल जो है बाकी की कई और सारी चीज़ों का मिक्स्ड है। और अगर हम यही बात करें डायबिटीज़ के केस में, हार्ट के केस में, थायराइड के केस में, कोई और ऐसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के केस में, तो उन केसेस में डाइट का रोल 60% होगा और बाकी चीज़ों का रोल 30% या 40% होगा। सो कमर दर्द के केस में आपका डाइट का रोल जो है वो 30% तक सीमित है। तो नेक्स्ट सवाल जो यहाँ आ रहा है दैट इज़ के अगर आपको घुटने में दर्द कमर की वजह से हो सकता है क्या? हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है, जनरली नहीं होता है। कुछ केस का मतलब है 5-10% केसेस में कमर की वजह से घुटने में दर्द आ सकता है, क्योंकि जब साइटिक नर्व इन्वॉल्व होती है तो उस नर्व की एनर्जी कम हो जाती है। लेग में ब्लड सप्लाई भी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से नी को पूरा न्यूट्रिशन, पूरी कमांड ब्रेन से नहीं मिल रही होती। सो घुटने का डिजनरेशन फास्ट हो जाता है। सो जिन लोगों के घुटने में पहले से ही दिक्कत है उनके केसेस में कमर का दर्द आ गया तो घुटने का पेन ट्रिगर हो सकता है। दूसरी बात, जब कमर में दर्द आता है तो पेशेंट लिम्प करके चलता है, उसकी चाल सीधी नहीं रहती, एक टांग पे ज़्यादा वजन डालता है, एक टांग पे कम वजन डाल के चलता है, तो उसकी वजह से भी एक घुटने पे वजन ज़्यादा आ रहा होता है और एक घुटने वजन कम आ रहा होता है। सो जिस घुटने वजन ज़्यादा आता है उस घुटने में दर्द होने का चांस रहता है। सो कमर दर्द की वजह से घुटने में पेन आने का चांस हो सकता है, हम लोग उसको मना नहीं कर सकते पूरी तरह से। तो ऐसे में आपको 2 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक घुटने की एक्सरसाइज अलग से और कमर की एक्सरसाइज साथ में। सो क्योंकि वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उन दोनों की एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी सीक्वेंस को डिज़ाइन कराना चाहिए। अच्छा, अगर फुट ड्रॉप होने लगा है तो क्या एक्सरसाइज के तो क्या सर्जरी होनी है? इनएविटेबल है। फुट ड्रॉप के केस में कमर पे सीरियस प्रेशर है, ये बात तो तय है। आपको एक्सरसाइज को कुछ दिन देने का ब्रैकेट अगर आपके पास है तो ये केस टू केस वेरी करता है। अगर वो 4 दिन 5 दिन का समय आप एक्सरसाइज पे दे सकते हैं, आपके डॉक्टर आपको अलाउ कर रहे हैं, आपको सर्जरी की डेट 4 दिन बाद की मिल रही है, कुछ भी ऐसा है, तो 4 दिन एक्सरसाइज कर लीजिए। और 4 दिन में अगर 30% भी रिकवरी दिख गई, 40% भी रिकवरी दिख गई, तो इसका मतलब ये है कि सर्जरी बच सकती है। फिर सर्जरी की डेट को डिले कर देंगे कि अच्छा भाई अगले हफ्ते की ले लो, 40% तो रिकवरी हो गई है, और 4 दिन लगाते हैं, और 4 दिन में फिर 40% दिख जाती है। सो ऐसा करते करते हम उसको डिले करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सर्जरी से बच सकें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पोस्ट किए, आई एम सो थैंकफुल अबाउट इट। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को जिन चीज़ों से जो स्वास्थ्य को लेके जो लोगों में अवेयरनेस हम फैला सकते हैं हम फैलाएं। जिन छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो के लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं और डर जाते हैं, वो ना डरें और सिंपल कुछ एक्सरसाइज हैं वो कर सकें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन नहीं डालते थे, लेकिन अब हमने तय करा है कि हम लोग रेगुलरली ऑनलाइन आएंगे और इन चीज़ों को बताएंगे लोगों को। उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह है, बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है, वो ये है कि गूगल पे ऑनलाइन
सभी सर्च इंजन्स पे, नॉट जस्ट गूगल, बिंग हो या याहू हो या गूगल हो, सब पे ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को डराने वाली डली हुई है। कोई पेशेंट कमर दर्द के बारे में अगर ऑनलाइन जाके स्टडी कर ले, या डायबिटीज़ के बारे में जाके ऑनलाइन स्टडी कर ले, या थायराइड के बारे में जाके ऑनलाइन स्टडी कर ले, तो डर ही जाता है। उसको लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हम उसको कितना भी समझा लें, उसको समझते 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 कई दिन लग जाते हैं इस बात को कि हाँ ठीक हो सकता है, वाकई ठीक हो सकता है, सचमुच ठीक हो सकता है, अरे ठीक हो गया है। भरोसा ही नहीं होता लोगों को कि हाँ वाकई ठीक हो रहे होते हैं, क्योंकि इतना पढ़ के ऑनलाइन स्टडी कर के दिमाग पे इतने इंप्रेशन पड़े हुए हैं कि उनको दिमाग से डिलीट करते 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 ही समय बीत जाता है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक केस आया, 6 दिन उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, यहाँ पे पेन होता था। उन्होंने 6 दिन एक्सरसाइज करना, 6ठे दिन मुझे दिखी तो मैंने बोला जी क्या हाल है आपका? बोले कि जी कुछ नहीं, मैं आपको कुछ शेयर करना है पर आज नहीं कर सकती शेयर। ठीक है मत बताइए, कोई बात नहीं। 7वें दिन नहीं बताया, 8वें 9वें दिन आके मुझे बोला कि सर उस दिन ना 32 साल बाद, 32 ईयर्स के बाद मुझे पेन नहीं हुआ था, कंधे वाला जो यहाँ नेक में पीछे पेन होता है। तो मैं डर गई कि कहीं मेरी कोई नस तो नहीं कट गई, मेरी कोई नस स्ट्रेच करने टूट तो नहीं गई बोले। और जब मेरे को दोपहर के बाद दोबारा पेन हुआ ऑफिस में काम करते, तो मुझे लगा हाँ मैं नॉर्मल हूँ। सो पीपल डोंट बिलीव कि वो ठीक हो रहे हैं। वाकई में 32 साल से परेशान हूँ मैं, डेली सुबह शाम पेन किलर्स खा रही हूँ। 32 साल से, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, 32 साल से, 32 ईयर्स। भरोसा करने में ही समय लग जाता है कि हाँ ठीक हो सकते हैं। तो 9वें सेशन में आके बताया कि सर अब ना मैंने 2 दिन से दवाई नहीं खाई है और अब दर्द भी नहीं हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं अब ठीक हूँ, मैं वाकई ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो सकती हूँ। और ये वो लोग हैं जो सब ऑनलाइन जाके पढ़ते हैं, एंड गूगल एजुकेटेड पेशेंट इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट देन अ नॉन गूगल एजुकेटेड पेशेंट। सो इसलिए भी हमारे ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि हम लोग भी अपनी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन डालना शुरू करें। कि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो एक प्रोटोकॉल है जो एक किताबों में लिखा हुआ है, एलोपैथी की किताब में कह लीजिए या मेडिसिन की किताब में कह लीजिए, कि पहला प्रोटोकॉल का स्टेप क्या है, दवाई दो, दूसरा स्टेप है फिजिकल थेरेपी के लिए भेजो, तीसरा स्टेप है सर्जरी कर दो। ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल ये लोग फॉलो करते हैं, जो कि उनकी किताबों में लिखा है। तो आप चाहे एक डॉक्टर के पास जाएं एलोपैथी के, चाहे दूसरे के पास जाए, चाहे तीसरे के पास जाए, चाहे चौथे के पास जाए, हर कोई वही राय देगा। 3 में से एक स्टेप पे आपको राय देगा। कोई बोलेगा फिजियोथेरेपी करा लो, कोई बोलेगा दवाई खा लो, कोई बोलेगा सर्जरी करा लो। और 2 डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी करा लो, तो पेशेंट को लगता है कि तो गॉड्स वर्ड है, अब तो सर्जरी होगी ही। अरे जबकि सर्जरी बच सकती है, क्योंकि आप एलोपैथी से निकल के एलोपैथी में ही गए थे, तो राय भी वही मिली थी। सो आपको मेडिकल योगा की राय अवेलेबल हो, इसलिए वी आर ब्रिंगिंग इट टू यू नाउ ऑनलाइन। और मैं आप लोगों को फिर बोलूँगा, आपके जो भी कमेंट्स हों, आपके जो भी सवाल हों, आप इन वीडियोस में नीचे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आज कल परसों जब भी डालेंगे, हमारे को जब मौका मिलेगा हम आपके इन सवालों के जवाब देंगे। और लेट द गुड वर्ड स्प्रेड, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए, लोगों तक पहुंचाइए। गिव रेफरेंसेस टू पीपल के ये भी एक मेथड है जो एग्जिस्ट करता है, जिससे आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज अ क्विक शॉर्ट wonderful session. Thank you very much everyone for joining in and spreading this word around. Thank you.